वेलकम फ्रेंड्स, जय भारत जय हिंदुस्तान। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाउनफॉल ऑफ तुगलक डायनेस्टी। इसके रीजंस को हम जानेंगे कि किस वजह से तुगलक वंश का पतन हो गया। तो इन सारे रीजंस को पे हम चर्चा करेंगे। बेसिकली हम तुगलक वंश को बहुत ही डिटेल में पढ़ चुके हैं और इसके 3 महत्वपूर्ण शासकों को ही हमें पढ़ना था। जो इसका फाउंडर था गयासुद्दीन तुगलक, GT स्टैंड्स फॉर गयासुद्दीन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का फाउंडर था। उसके बाद MBT मोहम्मद बिन तुगलक और उसके बाद FST फिरोज शाह तुगलक। तो इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं और उसके बाद जो थोड़ी बहुत जानकारी होगी आगे वो हम ले लेंगे। ठीक है, तो हमें 3 शासकों को पढ़ना था, डिटेल में पढ़ लिया हमने, बहुत डिटेल में हमने इसको देखा है। तो तुगलक डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश थे। हाँ, सबसे पहला वंश था गुलाम वंश, जिसे स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश जिसे आज हम खत्म करने वाले हैं, और इसके बाद आ जाएगा सैयद वंश, और फिर अंतिम वंश के रूप में आप लोधी वंश को देखेंगे। ठीक है, तो डाउनफॉल की जहां तक बात है तो देखिए, ये जो टॉपिक है ये सब्जेक्टिव भी हो सकता है, यानी आपको लिखने के लिए भी आ सकता है। डायरेक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ चीजें तोड़ मरोड़ के दे सकता है यूपीएससी में, बीपीएससी या स्टेट सर्विसेज में तो डायरेक्ट भी दे देता है। लेकिन अगर हम देखें तो देखिए, जीटी जो कि फाउंडर है, तो इसने क्या किया। बेसिकली जो तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत होती है, देखिए आप अगर वंशों को देख लेंगे तो गुलाम वंश 1206 में शुरू होगा और 1290 तक चलेगा। 1290 में शुरू हो जाएगा खिलजी वंश और वो चलेगा 1320 तक, एडी तक, यानी कि ईस्वी तक। 1320 में तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत हो जाएगी और 1414 में पूरी तरह से तुगलक डायनेस्टी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जीटी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 में फाउंड किया था तुगलक डायनेस्टी को। ठीक है, और 1320 से 1325 तक गयासुद्दीन तुगलक रहता है। फिर आ जाता है इसका बेटा MBT मोहम्मद बिन तुगलक, और यह शासनकाल इसका रहेगा 1325 से 1351 ईस्वी तक, और 1351 से आ जाएगा FST फिरोज शाह तुगलक, जो 1388 ईस्वी तक शासन करेगा। और उसके बाद ये नाम मात्र के शासक हैं। ठीक है, और अंत में नसरुद्दीन महमूद तुगलक, कहीं कहीं नसरुद्दीन महमूद भी लिखा हुआ आएगा, इसका 1394 से 1414 तक रहेगा। और इसी के समय तैमूरलंग, जो मध्य एशिया या आप कहेंगे तुर्किश मंगोल इन्वेडर था, जो आता है इधर से और दिल्ली पर आक्रमण करेगा और तहस नहस कर देगा। और उसके बाद, इसके आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत का जो तुगलक वंश है वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम देखने वाले हैं। जहां तक अगर आपको इंट्रो की बात अगर करें तो इसको देखिए, इसी से आप इंट्रो निकाल सकते हैं। हमने तो कारण दिया है, बताऊंगा सारा, 1 2 3 4 5 कारणों को दिया, और इससे आप कई और रीजन निकाल सकते हैं। अगर अलग पॉइंट बनाना चाहें बना सकते हैं। तो यहां देखिए, सबसे पहले ये फाउंडर है जीटी। खिलजी वंश से गयासुद्दीन तुगलक को एक मजबूत शासन मिला था, मजबूत साम्राज्य मिला था, और गयासुद्दीन तुगलक ने उसी पर काम किया। ठीक है, और गयासुद्दीन तुगलक के समय आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में भी तुगलकों की स्थिति बहुत अच्छी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुगलक वंश, ठीक है, तुगलक वंश सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत के वंशों में जो 5 वंश हैं उसमें सबसे ज्यादा विशाल था। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक के बाद, गयासुद्दीन तुगलक तो काफी कम दिन तक रहा, 5 साल तक रहा शासन में, लेकिन जितना भी इसने काम किया ठीक था। हाँ, जितना कम शासनकाल रहा। लेकिन उसके बाद जब MBT आता है मोहम्मद बिन तुगलक, तो गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश से जो भी मिला था विरासत में उसको संभाल के थोड़ा बहुत चलाइए। लेकिन MBT के समय क्या होगा कि इसकी नीतियां, सारी नीतियां असफल रहेंगी। जितने भी डिसीजन लेता है हम पढ़ चुके हैं, आगे हम चर्चा करेंगे थोड़ा बहुत। तो नीतियां असफल रहेंगी और जिसके कारण बहुत सारे विद्रोह होंगे। ठीक है, तो जब विद्रोह होते हैं तो नेचुरली क्या होता है, कमजोरी आती है। ठीक है, जब विद्रोह होगा तो किसी भी सत्ता, कोई भी सत्ता जो है वो कमजोर होती है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि MBT के समय MBT का भी योगदान रहा अपनी असफल नीतियों से। और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक असहिष्णुता, रिलीजियस इंटॉलरेंस, जो कि
हिंदुओं पर इसने खुल के अत्याचार किया, तो वो भी था एक बहुत बड़ा कारण, एक योगदान रहा। और उसके अलावा आपको आर्मी में भी इसने आर्मी को भी इसने कमज़ोर कर दिया। क्यों कमज़ोर किया, यहाँ हम चर्चा करेंगे थोड़ा बहुत। अस्थाई सेना, दाग हुलिया बंद कर दिया, पद को वंशानुगत बना दिया था, तो ये सब चर्चा करेंगे। तो इसका भी योगदान रहा। तो गयासुद्दीन तुगलक फाउंडर है। उसके बाद इसकी असफल नीतियों ने कंट्रीब्यूट किया एमबीटी की तुगलक डायनेस्टी के डाउनफॉल में। और फिर फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक असहिष्णुता, रिलीजियस इंटॉलरेंस, और साथ साथ जो सेना में इसने परिवर्तन कर दिया बहुत अजीबोगरीब, उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा तुगलक डायनेस्टी के डाउनफॉल में। ठीक है, इसके अलावा एफएसटी के बाद कोई भी शासक जो है, सुल्तान जो है, वो मजबूत नहीं था। हाँ, शासक आते जाते रहते थे, वार ऑफ सक्सेशन चलता रहता था। फिरोज शाह तुगलक के बाद गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय सेकंड शासक बनता है, अबू बकर, नसरुद्दीन महमूद शाह, हुमायूं, लेकिन ये सब नाम मात्र के शासक हैं। ठीक है, और अंतिम शासक के रूप में आप नसरुद्दीन महमूद तुगलक को देखेंगे तो नसरुद्दीन महमूद भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाता है। और इसी के समय मंगोल आक्रमणकारी तैमूर लंग का 1398 में आक्रमण होगा और पूरी तरह से तुगलक डायनेस्टी का अंत हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से देखें तो फिरोज शाह तुगलक के बाद जो इसके सक्सेसर हैं, हाँ, फिरोज शाह तुगलक के सक्सेसर, तुगलक डायनेस्टी में कोई भी मजबूत नहीं रहा। हाँ, सभी कठपुतली रहे, हाँ, उलीमाओं के हाथ की या नोबल्स के हाथ की। तो ये बहुत कम दिनों के लिए शासन में रहे और इन्होंने कुछ खास किया नहीं। वार ऑफ सक्सेशन लगातार चलता रहा। ठीक है, और कोई मजबूती नहीं प्रदान कर सका। तो इसीलिए जब हम पढ़ते हैं तुगलक डायनेस्टी को तो हम तीन ही शासकों को पढ़ते हैं, गयासुद्दीन तुगलक, एमबीटी और एफएसटी को। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद तुगलक को इसलिए याद रखते हैं कि 1398 एडी में, दिसंबर 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण, ये पूछा जाता है एग्जाम में, अभी मैं लिख दूंगा कि तैमूर लंग का आक्रमण किस तुगलक शासक के समय में हुआ था, और बुरी तरह से हारा था नसरुद्दीन महमूद तुगलक। दिल्ली में कत्लेआम मचाया था तैमूर लंग ने, और इसके बाद पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गई थी तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, तो ये तो एक आपको खाका मिल गया। अब देखिए दूसरे रीजन, तो यहां पे आप कहेंगे कि एफएसटी के बाद वीक सक्सेसर थे, पहला रीजन। ठीक है, वीक सक्सेसर्स, इसको आप पहले रीजन में कि एफएसटी के बाद जो है, जो भी ये रहे यहां से यहां तक, ये जो है यहां से यहां तक, ये जो कमजोर रहे, वीक रहे, ठीक है, ये वीक रहे, वीक सक्सेसर्स रहे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए कि सारे जो एफएसटी के बाद इसके सक्सेसर आएंगे, ये सारे जो हैं ये वीक हैं, कमजोर हैं, और इसलिए नेचुरली जब कमजोर होते जा रहे हैं, अंत में नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय इतना कमजोर हो गया कि तैमूर लंग को मौका मिल गया आक्रमण करने का। तैमूर लंग के बारे में थोड़ी बहुत मैं जानकारी दे दूंगा। ठीक है, ज्यादा नहीं, एक दो लाइन। तो वो आक्रमण करता है और इस तरह से इसी के समय आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि तैमूर लंग का आक्रमण, या यहाँ पे मैं लिख दूंगा नसरुद्दीन मोहम्मद, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, यहीं पे तैमूर लंग का आक्रमण इसी के समय, तैमूर लंग का आक्रमण होगा इसी के समय। कब? 1398 में। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने लिखा है, यही तैमूर लंग है, तो यहाँ पे भी लिख दिया, यहाँ पे चर्चा मैं करूँगा। तो एक तो ये हो गया, आप इंट्रो चाहें तो यहीं से निकाल सकते हैं, भूमिका अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि डाउनफॉल के कारण पूछा जाए, हालांकि यूपीएससी में थोड़ा घुमा के देगा, डायरेक्ट नहीं देगा, और स्टेट सर्विसेज में डायरेक्ट दे सकता है। अब देखिए दूसरा रीजन, वास्टनेस ऑफ अंपायर। अभी अभी मैं चर्चा कर रहा था कि गयासुद्दीन तुगलक से विरासत में एमबीटी को, हाँ, बहुत विशाल अंपायर मिला था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को, लेकिन और बाद में भी थोड़ा बड़ा होता गया, अंपायर बड़ा था काफी। ठीक है, तो बाद में भी इसने भी थोड़ा बहुत विस्तार किया है, लेकिन उतना नहीं। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक से जो भी विरासत, खिलजियों से जो विरासत में मिला, गयासुद्दीन तुगलक ने संभाला। ठीक है, और गयासुद्दीन तुगलक से जो मिला उसको ये संभाल नहीं सका। ठीक है, एमबीटी को। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी अभी बताया कि तुगलक डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत के जितने भी वंश थे, पांचों वंश में सबसे ज्यादा विशाल था, और उस समय परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट और संचार यानी कम्युनिकेशन की व्यवस्था नहीं थी वैसी।
अब आपके पास परिवहन की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि उस समय इतना डेवलप नहीं था, ना ही ट्रांसपोर्टेशन है, ना ही संचार है, कम्युनिकेशन है। तो कहीं भी अगर आपका एरिया बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, और आपका एरिया यहाँ से कोई दिल्ली से कंट्रोल कर रहा है, मान लीजिए यहाँ से कंट्रोल कर रहा है, पूरे देश को कंट्रोल करना है, ये दिल्ली है मान लीजिए, तो यहाँ से कंट्रोल कर रहा है, तो फिर क्या होगा? अगर विशाल एरिया है, उस समय तो पाकिस्तान का हिस्सा, पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, तो विशाल एरिया कैसे कंट्रोल करेंगे? हाँ, बिना ट्रांसपोर्ट के, बिना परिवहन के अच्छे साधन के, वो घोड़े ही तो थे, घोड़े वोड़े होते थे, ठीक है, यही सब तो होते थे उस समय। लेकिन वो उनसे बहुत दूर सफर करना बड़ी मुश्किल हो जाता था ना। लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, अगर बहुत विशाल और वास्ट अंपायर है तो परिवहन का साधन उतना डेवलप नहीं है और संचार भी नहीं है, कम्युनिकेशन भी नहीं है, तो नेचुरली नियंत्रण करना मुश्किल हो जाएगा। और जब नियंत्रण करना मुश्किल हो जाएगा तो नेचुरली क्या होगा? सत्ता कमजोर होगी। तो ये भी एक रीजन रहा, वास्टनेस ऑफ अंपायर, ठीक है। ये जो वास्टनेस है यानी कि विशाल अंपायर था। सबसे ज्यादा दिल्ली, अगर आपसे पूछा जाए, अगर पूछ दिया जाए कि दिल्ली सल्तनत के वंशों में सबसे विशाल अंपायर किसका था, हाँ, तो तुगलक डायनेस्टी, तुगलक अंपायर सबसे विशाल था। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए, एग्जामिनेशन में सवाल बनता है कि दिल्ली सल्तनत के वंशों में सबसे ज्यादा विशाल अंपायर, यानी जिसके पास वास्ट एरिया था, सबसे ज्यादा एरिया था, कहाँ, किसका था? तो तुगलक डायनेस्टी के पास या तुगलक अंपायर के पास, ठीक है। तो ये बात यहां पर हो गई। अब आइए हम तीसरे रीजन पे पहुंचते हैं, ठीक है, तीसरे रीजन पे पहुंचते हैं। ये देखिए, एक रीजन, दूसरा रीजन। अब एमबीटी पे तो मैंने चर्चा कर दी, मोहम्मद बिन तुगलक पे, अभी फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि हालांकि हम बहुत डिटेल में चर्चा कर चुके हैं पहले, तो उतनी चर्चा तो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातों को हम जरूर देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, मैंने ये यहीं पे बता दिया, एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि गियासुद्दीन तुगलक के बाद आता है, हाँ, उसकी सारी नीतियां असफल रहती हैं, हम पढ़ चुके हैं डिटेल में, ठीक है। चाहे वो दोअब में टैक्स बढ़ाने की बात हो, देखिए ये दोअब का क्षेत्र है, ये गंगा, ये यमुना, यही दोअब का क्षेत्र है। यहाँ पर इसने बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया था, ठीक है, मैंने बताया था। और टैक्स जब बढ़ा उस समय फेमिन आ गया, अकाल आ गया, हाँ, किसान जमीन छोड़ के भागने लगे, उनके पास माली हालत उनकी खस्ता हो गई और जमीन छोड़ के भागने लगे। तो क्या हुआ? इसने हालांकि ऋण देने की कोशिश की, लोन दिए, लेकिन किसानों की हालत इतनी बुरी थी कि खाने तक के लिए नहीं था, और किसानों ने उन पैसों का इस्तेमाल, उस फंड जो ऋण दिया गया था, अपने पर्सनल यूज के लिए कर लिया। तो खेती का नुकसान होता है, और खेती का नुकसान होने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था का नुकसान होता है, और अर्थव्यवस्था का नुकसान अगर होता है तो सीधे सीधे सत्ता कमजोर होती है। आज भी अगर आपकी किसी भी देश की, भारत की या किसी भी देश की अगर इकोनॉमी कमजोर हो जाती है, वीक हो जाती है, क्या जीडीपी गिर गया, कहेंगे ना भाई इकोनॉमी डाउन हो रही है, यानी सत्ता कमजोर हो रही है, ठीक है ना, वो सब चीजें। तो दोअब में टैक्स बढ़ा, इसका निगेटिव असर रहा। उसके बाद इसने एक एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट बनाया था, इसकी चर्चा हमने की थी, दीवाने कोही नाम का। ये किस तरह का डिपार्टमेंट है? ये एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है, ध्यान रखिएगा, कृषि विभाग था दीवाने कोही। किसने बनाया था? आपसे पूछा जाए दीवाने कोही किसने बनाया था, तो दीवाने कोही नाम का विभाग या डिपार्टमेंट बनाया था एमबीटी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और ये कौन सा विभाग था? तो कृषि विभाग था, दीवाने कोही। ये कृषि विभाग आप लिख सकते हैं यहां पर, कृषि, या एजी मैं लिख देता हूं, एजी का मतलब एग्रीकल्चर विभाग था। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि दीवाने कोही किसने बनाया था डिपार्टमेंट, विभाग, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने कोही बनाता है स्थिति को संभालने के लिए एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, और इसका पर्पस क्या था? मैंने बताया था, दीवाने कोही का पर्पस था कि टू ब्रिंग अनकल्टिवेटेड लैंड अंडर कल्टिवेशन। नीति बहुत अच्छी थी, ठीक है, डिसीजन बहुत अच्छा था, लेकिन इसलिए इसके लिए क्या हुआ, 60 स्क्वायर माइल्स में ये लैंड भी लिया गया। उसके बाद उस लैंड पे रोटेशन में क्रॉप्स भी लगाए गए, ठीक है, और वहां के लिए अच्छा खासा फंड भी जो है 70 लाख टन का उसके लिए खर्च किया गया। लेकिन हुआ क्या कि लैंड ही जो चूज किया गया वो इनफर्टाइल था, उपजाऊ नहीं था। तो सारी की सारे और जो ऑफिशियल्स थे वो उन्होंने फंड का मिसयूज कर लिया, ठीक है, ये भी ध्यान नहीं दे पाया।
तो क्या हुआ कि दीवाने को ही क्या बनाना भी इसके लिए असफल रहा। तो इस तरह से ये नीति 2 अप टैक्स दीवाने को ही। सांकेतिक मुद्रा ये चलाता है। सांकेतिक मुद्रा क्या था भाई, मैंने बताया था कि इसने, बहुत डिटेल तो यहां नहीं जाएंगे, इसने क्या किया था एमबीटी ने, ये मान लीजिए मैंने ये बताया था कि ये देखिए ये क्या है, ये सिल्वर का कॉइन है, ये कॉपर या ब्रॉन्ज का कॉइन है, ठीक है। इसने क्या किया था, सिल्वर के कॉइन की जगह, चांदी के कॉइन की जगह ब्रॉन्ज का, ये ब्रॉन्ज कहीं कहीं मिलेगा और कहीं कहीं कॉपर भी मिलेगा, यानी कहीं कांसा भी मिलेगा और कहीं कहीं तांबा भी मिलेगा। तो ये चला देता है, दोनों का वेट एक है और दोनों का की वैल्यू भी एक है। तो चूंकि सिल्वर की कमी कहा जाता है कि उस समय हो गई थी, तो सिल्वर के बदले ये ब्रॉन्ज या कॉपर का कॉइन चला देता है। अब सिल्वर के बराबर इस ब्रॉन्ज कॉइन की भी वेट है, ठीक है, वजन है मतलब, और साथ साथ वैल्यू भी एक हो गया। तो अब क्या हो गया कि डिवैल्यूएशन हो गया मनी का। तो ऐसा था कि तो वेट भी बराबर है सिल्वर का, सिल्वर कॉइन का किसके बराबर है, ब्रॉन्ज कॉइन का, और दोनों की वैल्यू भी एक है। तो सिल्वर का तो डिवैल्यूएशन हो गया ना यहाँ पर, एक तो उसकी कीमत गिर गई सिल्वर की, उसके अलावा इस पे कोई जो ब्रॉन्ज का इसके बदले इसने सांकेतिक मुद्रा निकाला, टोकन करेंसी जिसको अंग्रेजी में कहेंगे, उस पर कोई ऐसी राज्य के द्वारा पेचीदी डिजाइन नहीं थी जिससे पता चले कि एक मुद्रा जो है कि कौन सी मुद्रा राज्य की टकसाल में बनाई गई है और कौन सी मुद्रा बाहर बनाई गई है। सराफा बाजार में उस समय इस वजह से करेंसी बनने लगे, लोग घरों में बनाने लगे। बर्तन है अगर कांसे का या तांबे का तो उस बर्तन से लोग बनाने लगे कॉइन्स। अब क्या होगा, इससे आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। बाद में यही करता है कि सिल्वर के कॉइन से फिर जो नकली सिक्के हैं, जो डुप्लीकेट सिक्के बनेंगे, उनको चेंज करेगा, तो आर्थिक नुकसान इससे यहां भी होगा। तो ये नीति भी इसकी फेलियर हो जाएगी। कैपिटल शिफ्ट करता है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, कैपिटल इसने शिफ्ट किया एमबीटी ने, मैंने बताया था कहां से, दिल्ली से देवागिरी। देखिए ये दिल्ली है, हाँ, क्योंकि मंगोल आक्रमण बार बार हो रहा था। ये देवागिरी जिसे दौलताबाद भी कहा जाता था, दिल्ली से, यहां से रख लीजिए आप, दिल्ली से, यहां से, दिल्ली से देवागिरी चेंज कर रहा है कैपिटल, ठीक है, दिल्ली से देवागिरी। अब इसने कहा क्या कि भाई मंगोल इधर से बार बार दिल्ली सल्तनत के लिए शुरुआती दौर से ही खतरा बने हुए थे मंगोल, और इसको लगता था कि नॉर्थ इंडिया इसके पूरे कंट्रोल में है। अगर दक्षिण भारत में कैपिटल अपना बना लेता है तो ये नॉर्थ इंडिया के साथ साथ साउथ इंडिया को भी कंट्रोल कर लेगा। तो ये क्या करता है, 1500 किलोमीटर का करीब ये डिस्टेंस है, ये क्या करेगा, देखिए ये जो दिल्ली से देवागिरी है या दौलताबाद, कैपिटल शिफ्ट करेगा दिल्ली से दौलताबाद। और मैंने ये बताया था कि देखिए ये अगर देखेंगे तो ये बिंद का रीजन है, ठीक है, उसके बाद सतपुरा का रीजन है, फिर उसके बाद आपको अजंता है, ठीक है, और यहां पर फिर आप देखेंगे कि यहां पे नर्मदा नदी है, ठीक है, ये नर्मदा नदी है, यहां पे देखेंगे तो ये नर्मदा नदी, ये नर्मदा नदी, ये ताप्ती नदी और फिर ये गोदावरी नदी। इन सबको पार करने के बाद ही आप पहुंच सकते हैं कहां, देवगिरी या दौलताबाद। ये जो रीजन है यहां पर देखेंगे घने जंगल, नदियां, पहाड़, बहुत दुर्गम रास्ते हैं, और दिल्ली से देवगिरी करीब 1500 किलोमीटर का रास्ता है। इसको करना क्या चाहिए था कि इंपॉर्टेंट कोर्ट्स को, इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स को शिफ्ट करना चाहिए था, अगर करना भी था तो, लेकिन इसने पूरी जनता को ही बैग एंड बैगेज कहा कि चलो भाई, हाँ, तो पूरी जनता आती है, हाँ, यहाँ से 1500, उस समय परिवहन का कोई साधन नहीं है, मैंने चर्चा कर दिया, हाँ, पैदल चल के पूरी जनता यहाँ से पहुँचती है दौलताबाद, और दौलताबाद पहुँचते पहुँचते आप देखेंगे कि ज्यादातर लोगों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ जब पहुँचता है तो कुछ दिनों तक रहता है कैपिटल बनाकर दौलताबाद में, और बाद में ये महसूस करता है कि जिस तरह से दिल्ली से दक्षिण भारत को कंट्रोल करना मुश्किल है, उसी तरह से देवगिरी से दक्षिण भारत से नॉर्थ इंडिया को, उत्तर भारत को कंट्रोल करना मुश्किल है। ये फिर कहता है कि वापस चलो, और फिर लोग बैग एंड बैगेज वापस आते हैं। तो ये पूरी नीति, इसमें देखिए खर्च भी काफी लगेगा, लोग पैदल जाएंगे, लोगों की मृत्यु भी होगी, दुर्गम रास्ते हैं, हाँ, ये सब देखेंगे, दुर्गम रास्ते हैं, 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस है। पूरी तरह से ये इसका कैपिटल शिफ्ट करने का जो प्लान है, तो इसमें आर्थिक नुकसान भी होगा, जान माल की भी हानि होगी, पूरी तरह से
फेलियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी के समय आप देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के समय आप देखेंगे कि विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में बार बार बताते आया हूं, विजयनगर, ये विजयनगर और ये बहमनी, विजयनगर और ये बहमनी, सॉरी ये बहमनी किंगडम और ये नीचे वाला विजयनगर किंगडम। ठीक है, ये बहमनी किंगडम जो है ये बहमनी है बी और ये विजयनगर वी। ठीक है, ये बहमनी किंगडम मुस्लिम मुस्लिम साम्राज्य था और विजयनगर साम्राज्य हिंदू साम्राज्य था। दोनों इंडिपेंडेंट इसी के समय हो जाते हैं। और यही नहीं, विजयनगर बहमनी के अलावा आप देखेंगे तो बंगाल इंडिपेंडेंट हो जाएगा, बंगाल स्वतंत्र हो जाएगा, सिंध ये बंगाल स्वतंत्र हो जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे तो यहां पर सिंध वाला पार्ट जो है आज के पाकिस्तान में सिंध स्वतंत्र हो जाएगा। हाँ, मुल्तान यहां पर देखेंगे मुल्तान स्वतंत्र हो जाएगा। तो ये सब स्वतंत्र हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि ये कमजोर हो रहा है। अगर टूटने लगे, बिखरने लगे साम्राज्य तो क्या होगा, कमजोरी आएगी। ठीक है, सत्ता कमजोर होगी। उसके बाद ये खुरासान, इसकी अगर देखें फॉरेन पॉलिसी, खुरासान यहां पर था, खुरासान देखिए ये है खुरासान जीतने की, क्योंकि ये विश्व विजय का सपना देख रहा था तो खुरासान जीतने का ये प्लान बनाता है। मध्य एशिया में पड़ेगा खुरासान जीतने का प्लान बनाता है और कराची जीतने का प्लान बनाता है। ठीक है, खुरासान के लिए मतलब तो 1 लाख खुरासानी सेना का ही गठन कर देगा। ठीक है, बहुत सारे सैनिक ये ले लेगा, भर्ती कर लेगा, रिक्रूटमेंट कर लेगा। ठीक है, और उन सैनिकों को एडवांस में, हाँ बड़ी संख्या में सैनिकों का रिक्रूटमेंट किया इसने और उनको एडवांस में ही 1 साल का पेमेंट दे दिया। और बाद में परिस्थितियां बदल जाएगी, राजनीतिक परिस्थितियां मध्य एशिया की, मिस्र की यहां पर और ट्रांसऑक्सियाना की, क्योंकि मिस्र के शासक और ट्रांसऑक्सियाना के शासक के साथ इसने खुरासान जीतने की प्लानिंग की थी मिलके। हाँ, ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट किया था, लेकिन परिस्थितियां बदल जाएंगी यहां मिस्र में और फिर इधर ट्रांसऑक्सियाना में। और इस तरह से पॉलिटिकल राजनीतिक परिस्थितियां बदलने से इसको अपना प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। अब उसी सेना को यह कराची भेज देगा, हिमालय वाले क्षेत्र में, और वहां भी इसकी हार होगी, कराची या कराजल कहा जाएगा। तो फॉरेन पॉलिसी भी इसकी फेलियर रही। तो जितनी भी नीतियां रहेंगी आप देखेंगे क्या होगा, फेलियर हो जाएंगी। और इस तरह से विद्रोह होंगे। जब कोई नीति फेलियर होती है, जनता को नुकसान होता है, तो क्या होगा कि विद्रोह। तो इन सब नीतियों की वजह से ये एमबीटी के समय विद्रोह सबसे ज्यादा होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जो रिवोल्ट हुए थे वो किसके समय हुए थे, तो एमबीटी के समय रिवोल्ट हो जाएंगे। रिवोल्ट के कारण क्या थे कि सारी नीतियां इसकी फेलियर रहती हैं, विद्रोह होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो खुरासान का के लिए जो सेना बनाया, इसने सेना को भंग कर देगा। जब ये खुरासान में खुरासान का प्लान ही कैंसिल हो जाएगा, कराची में हार जाएगा, तो क्या होगा, खुरासानी सेना ही भंग कर देगा। बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, बेरोजगार होगा तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। सैनिक बेरोजगार हो गए तो उनके लिए क्या है, वो तो विद्रोह करेंगे। यहां कैपिटल जब शिफ्ट हुआ, लोगों की नाराजगी बढ़ी। ठीक है, आप देखेंगे सांकेतिक मुद्रा से आर्थिक नुकसान हुआ, दीवाने कोही से कृषि भी गया और आर्थिक नुकसान भी हुआ। दोअब में देखेंगे कि दोअब के में जो टैक्स बढ़ाया इसने, वहां से भी आर्थिक नुकसान और किसानों की नाराजगी। तो एक तरह से सारी जो नीतियां रही मोहम्मद बिन तुगलक की, वो असफल रही। और इस वजह से रिवोल्ट सबसे ज्यादा, अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा रिवोल्ट किसके समय हुआ, सबसे ज्यादा विद्रोह किसके समय हुआ, तो आप कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक यानी एमबीटी के समय सबसे ज्यादा। ठीक है, रिवोल्ट होंगे। यहां पर आप 3 नंबर, ये 3 नंबर रीजन हमने बता दिया था, 3 नंबर। ठीक है, यहाँ पे 4 नंबर है, तो 3 नंबर रीजन में हमने एमबीटी के बारे में डिस्कशन कर लिया कि क्या क्या कारण रहे। और एमबीटी की सारी नीतियां सफल रहती हैं, जिससे रिवोल्ट सबसे ज्यादा होंगे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। तो देखिए, ये मैंने वीक सक्सेसर यहां से एफएसटी के बाद, हाँ शासक कमजोर रहेंगे, वीक रहेंगे, तो नेचुरली
राज्य का ग्रोथ नहीं होगा, उसके बाद एम्पायर बहुत बड़ा हो गया, परिवहन नहीं है, संचार नहीं है, तो कंट्रोल कैसे किया जाएगा, नियंत्रण में रखना मुश्किल हो जाएगा। एमबीटी की नीतियां, मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियां, सारी नीतियां असफल। तो सबसे ज्यादा रिवोल्ट तुगलक डायनेस्टी में या पूरे दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा रिवोल्ट आपको एमबीटी के समय होता है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। उसके बाद देखिए एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक। अब देखिए आप, अगर हमने देखा था जब पढ़ा था एमबीटी को, तो वहां हमने ये देखिए 10 कमियां थी। इसको पागल शासक कहा गया, मूर्ख शासक कहा गया एमबीटी को, ठीक है, क्योंकि इसकी सारी नीतियां असफल थी। तो ये उसमें कहा गया कि उसका इंटेंशन गलत नहीं था, इंप्लीमेंटेशन में वो मात खा गया, जिसकी वजह से इसकी नीतियां असफल रही। जहां तक धार्मिक सहिष्णुता की बात है, देखिए धार्मिक सहिष्णुता की जहां तक बात है तो ये धार्मिक रूप से सहिष्णु था। वहां आप देखेंगे तो एमबीटी के अगर राजत्व के सिद्धांत में देखेंगे तो उसमें धर्मनिरपेक्षता दिखेगी। हाँ, वो एमबीटी जो था वो हिंदुओं के फेस्टिवल में भी जाता था, होली दिवाली दशहरा मनाता था। होली पर तो कई बार सवाल आया है यूपीपीसीएस और अन्य एग्जाम में कि भाई वो दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान था जो होली मनाता था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था, एमबीटी था। तो धार्मिक रूप से मैंने पढ़ाया भी था, नियुक्तियों में भी रहेगा अलाउद्दीन खिलजी की तरह। अपॉइंटमेंट करेगा तो ये नहीं देखेगा कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है। इसके राजत्व के सिद्धांत में देखेंगे इसने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया था, धर्म को राजनीति से अलग किया था एमबीटी में, लाख कमियों के बावजूद। हालांकि ये सब जो नीतियां असफल रही तो ये भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं डाउनफॉल में, लेकिन धार्मिक रूप से इसको सहिष्णु यानी कि टॉलरेंट बताया गया है। इसने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया। उलिमाओं का यानी इस्लामिक धर्म गुरुओं का इंटरफेरेंस बंद हो गया, ठीक है, सत्ता में प्रशासन में उनका कोई महत्व नहीं रह गया। वो कहता था कि धर्म और सियासत अलग अलग है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि एमबीटी के समय धर्म और सत्ता अलग है, लेकिन एफएसटी के समय जब आएंगे तो आप देखेंगे कि इसने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक की जो सहिष्णु नीति थी, रिलीजियस इंटॉलरेंस की नीति थी, उसको इसने बदल दिया। ये तो गौशाला भी बनवाता है, धर्मशाला भी बनवाता है सभी जातियों के लिए, हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए। गौशाला हिंदुओं के लिए होता था, मतलब गाय से तो हिंदुओं का ही संबंध है, तो वो सब आप देखेंगे यहां धर्मनिरपेक्षता। लेकिन एफएसटी इसकी सारी नीति को बदल देगा। जहां तक एमबीटी का सवाल है, उसने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया था, ये फिर धर्म को राजनीति से जोड़ देगा, ठीक है। हुआ क्या था कि जब एमबीटी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने धर्म को राजनीति से अलग किया तो मुस्लिम वर्ग में, खासकर उलिमाओं में नाराजगी होगी, क्योंकि इसने धर्म को अलग कर दिया था। तो नाराजगी है, उलीमा वर्ग, इस्लामिक जो धर्म गुरु हैं वो नाराज हैं, क्योंकि उनका सत्ता में इंटरफेरेंस नहीं है, हस्तक्षेप नहीं है, वो सत्ता को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से नाराजगी होगी। अब हुआ क्या था कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो भी नीतियां असफल रही थी, उसके बाद एफएसटी शासक बनता है, मैंने बताया फिरोज शाह तुगलक। तो इसके सारी असफल जो नीतियां रही, सारी असफलताएं इसके मत्थे पड़ेंगी। अब ये क्या करेगा कि एमबीटी के समय जो भी वर्ग नाराज है, चाहे वो उलिमा नाराज हैं यानी इस्लामिक धर्मगुरु नाराज हैं, चाहे वो सैनिक नाराज हैं, चाहे वो किसान नाराज हैं, सबको वो संतुष्ट करने की कोशिश करेगा, तुष्टिकरण की कोशिश करेगा। और इसमें क्या होगा कि जब उलिमाओं को खुश करने की कोशिश करेगा तो यहां पे उलिमा नाराज है एमबीटी के समय, तो धर्म को राजनीति से जोड़ देगा। यानी अब शासन प्रशासन जो यहां पर शरीयत के अनुसार नहीं चल रहा है, वो यहां पर शरीयत के अनुसार चलने लगेगा। उलिमाओं का यानी मुस्लिम धर्म गुरुओं का इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा, ठीक है, वो सत्ता को नियंत्रित करने लगेंगे। यानी कि अब ये धार्मिक असहिष्णुता दिखाएगा, ठीक है, इसके राजत्व के सिद्धांत में भी है, ठीक है। इसने धर्म को राजनीति से जोड़ दिया था। अब धार्मिक रूप से असहिष्णु है, ये मंदिरों को भी तोड़ेगा, कई मंदिरों को तोड़ा इसने, ठीक है। जैसे प्रमुख रूप से मैंने बताया है कि ज्वालामुखी मंदिर नागरकोट का, उसके अलावा जाज नगर यानी उड़ीसा जो वहाँ के जगन्नाथपुरी मंदिर को की मूर्ति को उठा के समुद्र में फेंक दिया था। इसके अलावा कई मंदिर तोड़े थे। और इसको कहा जाता था कि चूंकि ये एक मुस्लिम माँ की संतान था, इसके पिता थे हिंदू माँ की संतान था, इसके पिता मुस्लिम थे और माता जो थी वो
हिंदू थी, राजपूत की लड़की थी, ठीक है। तो कहा जाता है कि ये अपने आप को ये दिखाना चाहता था मुसलमानों में कि वो उन मुसलमानों से कम कट्टर मुसलमान नहीं है जो मुस्लिम माँ बाप की संतान है। तो ये हिंदू माँ की संतान होते हुए भी दिखाता था कि नहीं, मैं वास्तविक मैं बहुत कट्टर हूं। इसलिए इसने धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनाई, रिलीजियस इंटॉलरेंस की। यहां पे रिलीजियस टॉलरेंस देखने के लिए मिलेगा। देखिए बेसिक अंतर आप समझिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय हाँ आपको रिलीजियस इंटॉलरेंस देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि धर्म का प्रभाव नहीं है, धर्म को इसने राजनीति से अलग किया, इसने धर्म को जोड़ दिया। अब यहां पर ये जो भी काम करेगा मुसलमानों के हित में करेगा। देखिए मंदिर तोड़ना, ब्राह्मणों पर जजिया, बहुत बड़ी बात है। ब्राह्मणों पर जजिया आप देखेंगे कि सबसे पहले सिंध के क्षेत्र में जजिया लगा था। यही जो सिंध का क्षेत्र है, मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी में आता है और जजिया लगा देता है। पहला सफल मुस्लिम आक्रमण सिंध पर हुआ 712 एडी में हुआ था और वहीं पे जजिया लगता है पहली बार। उसके बाद जजिया की प्रथा चली और जजिया से कुछ लोगों को मुक्त रखा गया, कुछ वर्ग को, जैसे महिलाओं को, जैसे ब्राह्मणों को, उसके अलावा जैसे बच्चों को, विकलांगों को और सैनिकों को। चूंकि ब्राह्मण पूजा पाठ करके अपना काम करते थे इसलिए उनको मुक्त रखा गया। महिला बच्चे चूंकि कमाते नहीं हैं इसलिए उनको मुक्त रखा गया। विकलांग भी कमाने की स्थिति में नहीं है, दयनीय स्थिति है, इसलिए उनको जजिया से मुक्त रखा गया, ठीक है। और जो सैनिक हैं वो राज्य को सेवाएं दे रहे हैं इसलिए जजिया से मुक्त रखा गया। जजिया बेसिकली था क्या? जजिया कर एक सुरक्षात्मक कर था, ठीक है। किसके लिए था? नॉन मुस्लिम्स के लिए, खासकर हिंदुओं के लिए। अब उस जजिया में होता क्या था कि अगर आप किसी इस्लामिक राज्य में रह रहे हैं तो वहां अपने जान माल की रक्षा के लिए नॉन मुस्लिम्स के लिए आपको कुछ टैक्स देना पड़ता था, उसको जजिया कहते थे। तो ये नॉन मुस्लिम्स के लिए था और सुरक्षात्मक कर था कि अगर आप किसी मुस्लिम राज्य में रह रहे हैं तो आपकी सुरक्षा, जान माल की रक्षा की जाएगी अगर आप जजिया दे रहे हैं। तो खासकर हिंदुओं पर लगता था, तो ब्राह्मणों पर नहीं लग रहा था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक पहला शासक है दिल्ली सल्तनत का, या पहला शासक आप कह सकते हैं, पहला सुल्तान जिसने कि ब्राह्मणों पर जजिया लगाया। तो यह सवाल बनता है कई बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाँ, कि ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला डीएस का प्रथम सुल्तान, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डीएस का, यहां मैं लिख देता हूं, डीएस का प्रथम सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया। है ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला कौन? एफएसटी, फिरोज डीएस का प्रथम सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया। फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, डीएस स्टैंड फॉर दिल्ली सल्तनत, हु इम्पोज्ड जजिया ऑन ब्राह्मण। तो अगर आपसे पूछा जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां पर लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पार्ट है कि वो प्रथम सुल्तान या दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया, तो फिरोज शाह तुगलक एफएसटी। और सवाल घुमा के ऐसे भी पूछ सकता है कि सवाल घुमाकर ऐसे भी पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश के शासनकाल में ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया गया? तो आप कहेंगे तुगलक वंश। किसने लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप देखिए, अब यहां पर जो है आप में अगर धार्मिक असहिष्णुता है, वहां हिंदू भी रह रहे हैं, मुसलमान भी रह रहे हैं, तो अगर आपको लोकप्रिय बनना है और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करनी है, अगर राष्ट्रवाद की भावना होगी, कैसे उत्पन्न करेंगे? सबको आप बराबर देखेंगे तो सब में राष्ट्रवाद की भावना आएगी, और सब में राष्ट्रवाद की जब भावना आएगी तो सत्ता के प्रति वो जो है अपनी निष्ठा व्यक्त करेंगे, उनकी निष्ठा रहेगी। लेकिन अगर आप एक वर्ग के साथ क्या कर रहे हैं? अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, दूसरे वर्ग पर अत्याचार कर रहे हैं, हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किया इसने, तो वो कभी आपके प्रति निष्ठा नहीं दिखाएगा और इससे क्या होगी? सत्ता जो होगी वो कमजोर होगी। तो ऑब्वियस है। तो इस वजह से इस समय भी सत्ता कमजोर हो रही है। हालांकि इसकी आर्थिक नीतियों, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद देखा जाए तो आर्थिक नीतियां कुछ अच्छी रही थी, ठीक है। तो हम वहां पे नहीं जाते हैं, हम तो सिर्फ डाउनफॉल की बात कर रहे हैं। जहां तक इसकी बात है एफएसटी को, इसको सर्वाधिक धर्मांध कहा गया है
दिल्ली सल्तनत में का अगर पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक धर्मांध सुल्तान, तो आप कहेंगे फिरोज शाह तुगलक। यहां मैं लिख देता हूं सर्वाधिक धर्मांध। और ये कहा किसने है? ये कहा है आरसी मजूमदार ने। और ये सवाल कई बार आता है कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक धर्मांध किसमें? डीएस में, दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक धर्मांध। दिल्ली सल्तनत यहां लिख दिया है डीएस का सर्वाधिक धर्मांध सुल्तान ऐसे लिख देता हूं मैं। देखिए डीएस का सर्वाधिक धर्मांध सुल्तान। अगर पूछा जाए कभी एग्जाम में कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक धर्मांध सुल्तान किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे एफएसटी को, यानी फिरोज शाह तुगलक को। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक धर्मांध यानी फैनेटिक, ठीक है, रिलीजियस फैनेटिक। तो ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप लिख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। ये बात हो गई सर्वाधिक धर्मांध सुल्तान। इनको ये सर्वाधिक धर्मांध सुल्तान कहा किसने था? आरसी मजूमदार ने। और आरसी मजूमदार ने ये भी कहा कि इस मामले में ये अग्रगामी था सिकंदर लोदी के और औरंगजेब के, यानी कि सिकंदर लोदी और औरंगजेब भी इसी की तरह धर्मांध थे, फिरोज शाह तुगलक की तरह, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए सैन्य संगठन। आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के समय ही, अलाउद्दीन खिलजी का आप देखेंगे कि वो उसका जो राजत्व का सिद्धांत मैंने बताया था, तो वहां बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी जो था वो इंपीरियलिस्ट था, विस्तारवादी था, वो विस्तार में विश्वास रखता था। हाँ, उसका मानना था कि एक सुल्तान तब तक सुल्तान रहेगा जब तक उसके क्षेत्र में लगातार विस्तार होता रहे। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक अस्थायी सेना बनाई, परमानेंट आर्मी बनाई। परमानेंट आर्मी का स्टैंडिंग आर्मी जिसको कहते हैं, अस्थायी सेना को स्टैंडिंग आर्मी, ठीक है। वो आर्मी क्या होती है? स्टैंडिंग आर्मी या अस्थायी सेना सुल्तान की अपनी सेना होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी सेना होती है, ठीक है ना। वो किसी और पे निर्भर नहीं है। पहले क्या होता था कि सामंत या इक्तादार होते थे, ठीक है। मैंने बार बार बताया है कि इक्तादार होते थे, ठीक है। ये जैसे एक भूखंड हो गया, सॉरी एक भूमि हो गई, और इस भूमि को कई टुकड़ों में बांट दिया गया, यानी भूखंड बना दिए गए, भूमि के भूखंड बना दिए गए, ठीक है। और यहाँ इक्तेदार को इसके प्रमुख होते थे, सारे भूखंडों के अलग अलग प्रमुख होंगे, अलग अलग प्रमुखों को ये भूखंड दे दिए गए, बांट दिए गए। इन भूखंडों को इक्ता कहा जाता था और जो प्रमुख होंगे उनको इक्तेदार कहा जाता था। ये इक्तेदार अपनी सेना रखते थे, ठीक है। ये बेसिकली एक रेवेन्यू असाइनमेंट होता था। इक्तेदार अपॉइंट हो गया, यहाँ का सारा देखरेख वो करेगा, यहाँ से टैक्स भी कलेक्ट करेगा, और यहाँ पे उसके कुछ एम्प्लॉय होंगे उसके अंडर में, उनको सैलरी देगा। ये सैनिक भी रखते थे इक्तेदार, और इन सैनिकों को भी सैलरी देगा उसी रेवेन्यू से जो यहाँ से कलेक्ट करेगा इन सब जगहों से, और जो बचेगा अपना सैलरी निकालेगा, जो बचेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देगा, ठीक है। तो एक इक्ता व्यवस्था थी उस समय। तो इसके पहले तक अलाउद्दीन फिरोज शाह तुगलक के पहले तक ये जो है अस्थाई सेना रहेगी। और ये अस्थाई सेना की शुरुआत किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, क्योंकि वो इंपीरियलिस्ट है, मैंने बताया। पहले इक्तादारों पे होता था डिपेंडेंट, सुल्तान को इक्तादार चूंकि यहाँ सेना रखते थे, भेज देते थे लड़ाई के समय, लेकिन चूंकि एक विस्तारवादी सुल्तान था, एक इंपीरियलिस्ट था, साम्राज्यवादी का मतलब विस्तारवादी, ठीक है। तो उसको जरूरत पड़ी कि वो अस्थाई सेना बनाए, और अस्थाई सेना तो बनाया ही उसने अलाउद्दीन खिलजी ने। साथ में उसने दाग की व्यवस्था शुरू की। दाग क्या था? मैंने बताया है कि जो घोड़े होते थे वेल ट्रेंड, हेल्दी, अच्छे नस्ल के, जो कि युद्ध में रखे जाते थे शाही सेना में, यानी कि रॉयल आर्मी में, जो सुल्तान की अपनी सेना है, अस्थाई सेना है, उसमें घोड़ों के लिए था ये। तो घोड़े जो रखे जा रहे हैं उनकी पहचान कैसे होगी कि क्योंकि संभावना थी कि घोड़े को बदल भी दिया जाए, ठीक है। घोड़े को बदल दिया जाए, मान लीजिए ब्लैक कलर का घोड़ा है, उसकी जगह कोई और घोड़ा लाके ब्लैक कलर का रख दिया जाए, उसी कद काठी, मतलब उसी तरह का। तो कैसे पता चलेगा कि भाई वो वास्तविक घोड़ा है, सेना का घोड़ा है? इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दाग की व्यवस्था की, यानी ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस। एक शाही निशान लगा दिया जाता था घोड़ों पर, जिससे पहचान हो जाती थी कि यही वास्तविक घोड़ा है और घोड़ों को बदला नहीं जा सकता था। उसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने हुलिया की शुरुआत कर दी थी। सब बंद कर देगा एफएसटी। क्यों?
हुलिया की शुरुआत कर दी। हुलिया क्या था? वो सैनिकों के पहचान के लिए था। ठीक है, सैनिकों का एक पूरा बायोडाटा होता था, सैनिक देखने में कैसा है, कम्प्लेक्शन कैसा है, डिल डॉट कैसा है, हेल्दी है, पतला है, कैसा है, ताकि ओरिजिनल सैनिक की पहचान रहे और युद्ध में ओरिजिनल सैनिक ही जा सके। कोई दूसरा अपनी जगह, जैसे मैं हूं ओरिजिनल सैनिक हूं और मेरी कोई पहचान नहीं है तो मैं अपनी जगह किसी और को भेज दूंगा। तो इन चीजों से बचा जा सके इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने दाग की व्यवस्था की और हुलिया की व्यवस्था की। तो ये सब देखिए, ये विस्तारवादी नहीं है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो इसने सब बंद कर दिया, अस्थाई सेना बंद कर दी। अस्थाई सेना बंद करने का मतलब क्या है कि लड़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, सेना पे बहुत खर्चा हमको नहीं करना है। हुलिया बंद कर दिया। तो ये सब अस्थाई सेना, दाग और हुलिया शुरू किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, लेकिन फिरोज शाह तुगलक बंद कर देगा, खत्म कर देगा ये व्यवस्था, ठीक है। यही नहीं, देखिए मैंने कट किया है, इसका मतलब ये खत्म कर देगा। पद को, सेना के पद को वंशानुगत बना दिया जाएगा, ठीक है। अस्थाई सेना खत्म होने का मतलब अब सामंतों से, इक्तादारों से फिर सेना लिया जाए, मतलब लड़ाई के समय कहा जाएगा भाई सेना भेज दो, घोड़े भेज दो, सैनिक भेज दो, और उनको इसी तरह से जमीन दे दिया जाएगा कि यहीं से अपना खर्च निकालो, सैलरी नहीं दिया जा रहा है। मतलब इनको अब अस्थाई सेना नहीं रहेगी तो सैलरी नहीं देना पड़ेगा, खर्च कम कर दिया इसने। सैलरी कैसे मिलेगा इनको? तो जो इनके पास जमीन होगी, जो लैंड दिया जाएगा एकता के रूप में, या सामंती व्यवस्था में भी लगभग यही होता था, जमीन दे दिया जाता, सैलरी के बदले आपको भूमि दे दिया गया, वहीं से कमाओ खाओ, ठीक है। तो ये चीजें खत्म हो जाएगी फिरोज शाह तुगलक के समय। और यही नहीं, सबसे खराब काम जो ये करेगा वंशानुगत कर देगा पदों को। अब सैनिक एक है सेना में, रिटायर करेगा कुछ दिन के बाद, अब से पहले तक तो यही व्यवस्था थी, लेकिन अब अस्थाई सेना में कोई है, मान लीजिए अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थाई सेना की शुरुआत की, ठीक है, तो सबके समय अस्थाई सेना वही चलती आ रही है, गयासुद्दीन तुगलक, एमबीटी, एफएसटी के समय खत्म हो जाएगी। अब अस्थाई सेना में किसी सैनिक के रिटायरमेंट का एज होगा कि इसके बाद अब वो लड़ने लायक या सेना को अपनी सेवा देने लायक नहीं है, तो हटा दिया जाएगा। यहां पर इसने क्या किया? वंशानुगत बना दिया। अब अगर मैं एक बार सेना में भर्ती हो गया, वंशानुगत का मतलब क्या है? तो फिर मेरी नौकरी वो पुश्तैनी चल रही है, मेरे बाद मैं चाहूं, अगर मेरे बाद मेरा बेटा बन जाएगा, ठीक है, मेरा बेटा बनता है, अगर बेटा नहीं है तो मेरा कोई और रिलेटिव बन जाएगा, वो नहीं है मेरा दामाद बन जाएगा, ठीक है, तो किसी ना मेरा दोस्त कोई चला जाएगा। यानी एक बार अगर रिक्रूटमेंट हो गया तो परमानेंट उसके परिवार से कोई ना कोई, मेरे परिवार, अगर मैं सेना में हूं तो मेरे परिवार से कोई ना कोई रहेगा। तो इससे क्या होगा? अब अच्छे लोगों की सेना में भर्ती बंद हो जाएगी। कोई जरूरी थोड़ा है कि मैं अगर सैनिक हूं तो मेरा बेटा भी, मेरा भाई भी, मेरा रिलेटिव भी अच्छा सैनिक हो, नहीं हो सकता ना। वंशानुगत बना देने से सेना भी कमजोर हो जाएगी, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक ने सैन्य संगठन को कमजोर कर दिया, ठीक है। अब सैन्य संगठन कमजोर होने का मतलब है कि सत्ता भी कमजोर होगी, यानी कि अब जो है वो स्थिति नहीं रहेगी पहले वाली। सत्ता कमजोर का मतलब डाउनफॉल की तरफ आप जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी नीतियां इसकी रहेंगी। धार्मिक असहिष्णुता तो है ही, हर वर्ग को अगर आप कोई सत्ता खुश नहीं रख सकती है तो उसके लिए सत्ता में बरकरार रहना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये सब बातें थी। आगे आप देखेंगे कि इन सब चीजों से, हाँ, गयासुद्दीन तुगलक ठीक था, एमबीटी ने कुछ अपनी असफल नीतियों से योगदान दिया डाउनफॉल में, और धार्मिक असहिष्णुता यहां पे मैंने लिख दिया है, और सैन्य संगठन को कमजोर करके फिरोज शाह तुगलक ने तुगलक डायनेस्टी के डाउनफॉल में अपनी तरफ से जितना भी कंट्रीब्यूट करना था कंट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो यहां पे देखिए एक सवाल बनेगा कि कई बार सवाल आता है कि अस्थाई सेना, दाग और हुलिया की शुरुआत किसने की? तो अस्थाई सेना, दाग और हुलिया की शुरुआत करने वाला था अलाउद्दीन खिलजी। खत्म कौन करेगा? तो फिरोज शाह तुगलक। ध्यान रखिएगा, अस्थाई सेना, दाग और हुलिया की शुरुआत किसके समय हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के समय। खत्म कौन कर रहा है? तो फिरोज शाह तुगलक। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर देखिए, ये जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट,
यहां से सवाल बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी तरह से आप देखेंगे कि सेना के पद को वंशानुगत किसने बनाया भाई? तो एफएसटी ने, ठीक है, एफएसटी ने सेना के पद को वंशानुगत बना दिया, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सेना का के पद को वंशानुगत किसने बनाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। या सवाल को घुमाएगा, किस वंश में सेना के पद को वंशानुगत बना दिया गया? तो तुगलक वंश में, ठीक है, सेना के पद को। तो ये तो कमजोर ही कर रहा है ना सत्ता को, ठीक है, एम्पायर को कमजोर कर रहा है। यहां तक कि देखिए, जो यह बहमनी किंगडम है, जब लोगों ने सलाह दिया था फिरोज शाह तुगलक को कि आप बहमनी किंगडम पे अटैक करो, बोला कि मैं मुसलमानों का खून बहाना नहीं चाहता, बहमनी किंगडम को छोड़ दिया। आगे चल के बहमनी और विजयनगर साम्राज्य को भी हम पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे, बड़ा टॉपिक है ये, तो अलग से पढ़ेंगे। लेकिन ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही दोनों जो हैं इंडिपेंडेंट हो गए थे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पहले ही से ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय से ही कमजोर होना शुरू हो गया। हाँ, अगर इंडिपेंडेंट लोग विद्रोह करके बाहर जा रहे हैं, किसान नाराज हो गए, लोग नाराज हो गए, ठीक है, आर्थिक व्यवस्था जो है वो कमजोर हो गई, तो क्या होगा? कमजोर होगी सत्ता, ठीक है। तो डाउनफॉल में इन लोगों ने इस तरह से कंट्रीब्यूट किया। उसके बाद आप देखेंगे कि मैंने ये बताया था, एफएसटी के बाद सारे जो इसके सक्सेसर हैं वीक है, इन्होंने कुछ खास काम नहीं किया, अयास हैं, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने कुछ खास काम किया नहीं, सत्ता को मजबूती नहीं दे सके, ठीक है। और नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय, जो कि अंतिम पूछा जाए से अंतिम तुगलक शासक, तो नसरुद्दीन महमूद तुगलक या कहीं कहीं केवल नसरुद्दीन महमूद, देखिए दो नाम है, नसरुद्दीन महमूद शाह भी है और नसरुद्दीन महमूद तुगलक है, दो नाम एक ही जैसे हैं। तो कहीं कहीं नसरुद्दीन महमूद भी दे देता है, जिसका शासनकाल 1394 से 1414 एडी तक रहेगा। यह भी वीक है। और जब मंगोल शासक जो कि समरकंद उज्बेकिस्तान में है, आप सेंट्रल एशिया में जाएंगे तो सेंट्रल एशिया में आप देखेंगे कि ये जो मंगोल शासक तैमूर लंग है, ये आप देखेंगे कि उज्बेकिस्तान के ऊपर, ये आप देखेंगे कि ये कजाकिस्तान है, यहीं पे कजाकिस्तान के बाद यहाँ पे ये पूरा सेंट्रल एशिया है, मध्य एशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, यहीं पर फिर आप देखेंगे ताजिकिस्तान, ठीक है, यहीं पे फिर आप देखेंगे उज्बेकिस्तान, फिर आप देखेंगे तुर्कमेनिस्तान। तो उज्बेकिस्तान में पड़ता था, उज्बेकिस्तान में पड़ेगा समरकंद। तो समरकंद का शासक था ये बेसिकली। तो ये क्या करेगा, इसका अटैक होगा 1398 में, ठीक है, 1398 में। ये चंगेज खान की तरह पूरे विश्व को रौंदना चाहता था और सिकंदर की तरह विश्व विजेता भी बनना चाहता था तैमूर लंग। तो इस भांप जाएगा कि हाँ भाई, दिल्ली सल्तनत में जो तुगलक वंश शासन कर रहा है उस समय वो बहुत कमजोर हो चुका है, तो इसका फायदा उठाएगा तैमूर लंग। और ये तैमूर लंग आप देखेंगे कि सबसे पहले ये आएगा, सिंधु नदी को पार करके झेलम तक पहुंचेगा और फिर वो आएगा, सिंधु नदी को पार करेगा, झेलम तक पहुंचेगा और फिर ये दिल्ली की तरफ बढ़ेगा। तो इस तरह से तैमूर लंग, इस तरह से आप देखेंगे दिल्ली की तरफ बढ़ेगा। तो तैमूर लंग का अटैक होता है 1398 में, दिसंबर, कहीं 17 दिसंबर होगा, कहीं 18 दिसंबर होगा। तो दिसंबर 1398 एडी में तैमूर लंग का आक्रमण हो जाता है। ये तैमूर लंग वापस जाएगा और वापसी इसकी होगी दिसंबर 13 में आक्रमण करेगा और वापसी जो होगी, वापसी इसकी जो होगी तैमूर लंग की, वो 1 जनवरी 1399 को होगी। और तैमूर लंग का आक्रमण किसके समय होता है? तो तैमूर लंग का आक्रमण होता है अंतिम तुगलक शासक नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय, या नसरुद्दीन महमूद के समय। मैं यहां लिख देता हूं, नसरुद्दीन महमूद के समय। यही है अंतिम शासक,
के समय ये आक्रमण। तो ये पूछा जा सकता है कि जब तैमूर लंग का आक्रमण हुआ उस समय तुगलक वंश का कौन सा सुल्तान शासन कर रहा था? तो आपका आंसर होगा नसरुद्दीन महमूद या फिर नसरुद्दीन महमूद तुगलक। ठीक है, इसी के समय तैमूर लंग का आक्रमण होगा 1398 एडी में। ये करीब 15 दिन तक दिल्ली को रौंद के रख देगा, यहाँ मैस्कर करेगा, कत्लेआम करेगा, धन संपत्ति लूटेगा। तैमूर लंग के समरकंद का शासक था। ठीक है ना, समरकंद इसी उज्बेकिस्तान में यानी मध्य एशिया के उज्बेकिस्तान में समरकंद का पड़ता था। ठीक है, कभी हम तैमूर लंग पे डिटेल स्टोरी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें इतने से मतलब है। तो तैमूर लंग का आक्रमण होता है और तैमूर लंग क्या करेगा 15 दिन तक। देखिए, आक्रमण है 1398 में, वापसी है 1 जनवरी 1399 में। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये करीब 15 दिनों तक रहेगा भारत में, वापसी कर, और 15 दिन में पूरा कत्लेआम करेगा। कहा जाता है कि भारत की धन संपत्ति को लूटने के उद्देश्य से और इस्लाम के प्रचार के उद्देश्य से ये आता है और दिल्ली सल्तनत को लूटता है। किसके समय आया? अब ये सवाल उठेगा कि किसके समय तैमूर लंग का आक्रमण होता है? नसरुद्दीन महमूद के समय। नसरुद्दीन महमूद तुगलक या नसरुद्दीन महमूद अंतिम तुगलक शासक था। ठीक है, इसी के समय होगा और इस तरह से जब इसका आक्रमण होगा लूटपाट मचेगी। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद की हार होगी और इसके बाद पूरी तरह से नेस्तनाबूद करता हुआ ये वापस चला जाएगा। कौन? तैमूर लंग, और अपना एक नॉमिनी बनाएगा। ये आगे हम चर्चा करेंगे। तैमूर लंग अपना एक नॉमिनी बनाता है, किसे? खिज़र खान को। खिज़र खान, ये खिज़र खान जो है इसको नॉमिनी बनाएगा और इसको मुल्तान का, यहाँ पे जैसे मुल्तान हो गया, मुल्तान का, यहीं पे पंजाब में ही आपको दीपालपुर पड़ेगा। मुल्तान का, हाँ मुल्तान का, यहीं पे पंजाब में आपको दीपालपुर, हाँ और दिल्ली, इन सब का ये गवर्नर बना के चला जाएगा। मुल्तानपुर, लाहौर, दिल्ली कह रहे हैं, लाहौर, मुल्तान, ये लाहौर, ठीक है, और दीपालपुर पंजाब में वहीं पड़ेगा दीपालपुर। ये सब जगहों का मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर। खिज़र खान को MLD याद रखिए, MLD, मुल्तान, M से मुल्तान, L से लाहौर और D से दीपालपुर, इसका गवर्नर बना के ये चला जाएगा। खिज़र खान को नॉमिनेट कर देगा और वापस चला जाएगा तैमूर लंग, और बाद में यही खिज़र खान सैयद डायनेस्टी की शुरुआत कर देगा। तो अगला वंश आप 1414 के बाद आप देखेंगे तुगलक डायनेस्टी के डाउनफॉल के बाद सैयद डायनेस्टी को, और इस सैयद डायनेस्टी का फाउंडर कौन होगा? यही खिज़र खान। ठीक है ना, यही खिज़र खान फाउंडर होगा सैयद वंश का। सैयद वंश का फाउंडर यही खिज़र खान होगा। तो इसको आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे खिज़र खान के सैयद वंश को, जो खिज़र खान फाउंडर है। देखिए, ये आगे हम देखेंगे। तो इस तरह से तैमूर लंग के आक्रमण के बाद दिल्ली की सत्ता जो है, तुगलक वंश की जो सत्ता है, नेस्तनाबूद कर दी जाती है, कमजोर होता जाता है। कई और इंडिपेंडेंट किंगडम्स यहाँ से निकल के बाहर चले जाएंगे और धीरे धीरे 1414 तक ये इसका खात्मा हो जाएगा। जब 1399 में तैमूर लंग अपनी वापसी करेगा समरकंद, फिर ये दिल्ली से फिर समरकंद जब जाएगा, ये दिल्ली से, ये दिल्ली है यहाँ पर, मान लीजिए ये दिल्ली, और यहाँ से जब ये समरकंद लौटता है, तो समरकंद जब लौटेगा तो खिज़र खान को नॉमिनी बना देगा, नॉमिनेट कर देगा गवर्नर के रूप में। कहाँ के गवर्नर के रूप में? M फॉर मुल्तान, M फॉर मुल्तान, L फॉर ये पूरा लाहौर, यहाँ पे लाहौर होगा, पूरा तो नहीं है, पंजाब के क्षेत्र में यहीं पे लाहौर होगा। ठीक है, लाहौर अब मैंने बड़ा बना दिया, और दीपालपुर भी इसी पंजाब के क्षेत्र में पड़ेगा, पाकिस्तानी पंजाब में। पाकिस्तानी पंजाब में ही जो पूरा क्षेत्र है, देखिए पाकिस्तानी पंजाब का इसी क्षेत्र में तीनों एरिया पड़ेंगे ऐसे, ये पाकिस्तानी पंजाब में रहे। यहीं पे आपको मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर इसी पाकिस्तानी पंजाब में पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर का जो नॉमिनी होगा
तैमूर लंग का खिज़र खान होगा और बाद में यही खिज़र खान दिल्ली की सत्ता पे आ जाएगा और एक नए वंश की शुरुआत कर देगा, सैयद वंश की, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से तुगलक डायनेस्टी के पतन में जो कारण रहा मैंने बताया, ठीक है। एफएसटी के बाद वीक सक्सेसर है और उसके बाद नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में तैमूर लंग का आक्रमण पूरी तरह से सत्ता को नेस्तनाबूद कर देगा। मैंने ये बताया गयासुद्दीन तुगलक ने 5 साल शासन किया, ठीक ठाक सत्ता चलाया, जो अलाउद्दीन खिलजी से मिला था, जो खिलजी वंश से, उसको इसने संभाल कर रखा, ठीक है। और एमबीटी के समय इसकी नीतियां फेलियर रही, जो कि कंट्रीब्यूशन रहा डाउनफॉल में। और फिर एफएसटी की जो धार्मिक नीति और यानी धार्मिक असहिष्णुता की नीति जो थी, उसने अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया। फिर वीक सक्सेसर और फिर तैमूर लंग का आक्रमण। वास्टनेस ऑफ एम्पायर बहुत विशाल, मैंने बताया दिल्ली सल्तनत का अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा विशाल साम्राज्य किस वंश का था दिल्ली सल्तनत है, तो तुगलक वंश का। और उस समय परिवहन और संचार की वैसी ऐसी व्यवस्था नहीं थी और ये भी सत्ता को कमजोर कर रही है। आप एमबीटी के समय जब देख रहे थे कि दिल्ली से देवागिरी ट्रांसफर किया जा रहा था कैपिटल, उसमें यही परिवहन के साधनों की वजह से दुर्गम रास्ते थे, बहुत 1500 किलोमीटर का सफर, बहुत दिन लगा और लोगों की मृत्यु भी हुई, ठीक है। संचार व्यवस्था भी नहीं है, तो नेचुरली कंट्रोल करना मुश्किल है। अगर आप बहुत विशाल अंपायर है और दूर दूर तक नियंत्रण करना है तो परिवहन भी होना चाहिए, कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, यानी ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन दोनों होना चाहिए, ये नहीं था, ठीक है। एमबीटी की सारी नीतियां, चाहे टैक्स बढ़ाया गया 2 अब में, दीवाने को ही एग्रीकल्चरल विभाग पूछा जा सकता है, सांकेतिक मुद्रा, कैपिटल शिफ्टिंग, बहमनी विजयनगर साम्राज्य का इंडिपेंडेंट होना और साथ साथ बंगाल, सिंध, ये सब भी इंडिपेंडेंट हो गए थे। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने भी बहुत ज्यादा इन्हें कैप्चर और कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। हालांकि बंगाल पे एफएसटी अटैक करेगा, सिंध पे भी करेगा, लेकिन उतना मतलब वो जो अटैक होगा इस उद्देश्य से नहीं होगा कि उसको पूरी तरह से नियंत्रित करना है या परमानेंट उसको बनाए रखना है, उसको बचाए रखना है, उसको डिफेंड करना है, ये सब नहीं रहेगा, इसलिए सारी चीजें चली जाएंगी, ठीक है। अब देखिए ये सब खुरासान, कराची, लवियान, ये मैंने बता दिया। धार्मिक सहिष्णुता किसकी, एफएसटी की। मंदिर तोड़ेगा, ज्वालामुखी मंदिर, ये मैंने बता दिया था। जो प्रमुख 2 मंदिर हैं आपको याद रखना है, ज्वालामुखी मंदिर, ये नागरकोट का उसने तोड़ दिया था, खूब लूटा था ज्वालामुखी मंदिर को। और जाजनगर, जिसे आज उड़ीसा कहते हैं, वहां पर जगन्नाथपुरी मंदिर आज भी है, उसके मूर्ति को उसने समुद्र में फेंक दिया था। ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला वो सुल्तान, वो प्रथम सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया, तो किसने लगाया? एफएसटी ने, फिरोज शाह तुगलक ने। अस्थाई सेना किसने खत्म कर दिया? फिरोज शाह तुगलक ने। दाग की व्यवस्था किसने खत्म कर दी? फिरोज शाह तुगलक ने। हुलिया की व्यवस्था किसने खत्म कर दी? फिरोज शाह तुगलक ने। पद को, सैन्य पद को, सैनिक के पदों को वंशानुगत किसने बना दिया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से आप देखेंगे कि हमने डाउनफॉल पे पूरी तरह से चर्चा कर ली। ये तो मैंने सिर्फ इसलिए लिख दिया है कि आपको पता चल जाए कि एफएसटी यानी फिरोज शाह तुगलक के बाद कौन कौन सा शासक रहा। इनके शासनकाल से कोई मतलब नहीं है आपको। हाँ, खाली आप समझिए कि 1320 में शुरू हुआ था, इसका शासनकाल बता दिया। 1320 से 1325 गयासुद्दीन तुगलक, फिर 1325 से 1351 तक एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, और 1351 से 1388 तक रहेगा कौन? एफएसटी फिरोज शाह तुगलक। और उसके बाद आप सीधे याद रखिए कि 1394 से 1414 एडी तक नसरुद्दीन महमूद तुगलक रहता है। और इसी के समय होता है तैमूर लंग का आक्रमण, जो समरकंद से आता है, उज्बेकिस्तान जो सेंट्रल एशिया में है, वो समरकंद से का शासक था, वहां से आता है, दिल्ली को नेस्तनाबूद करता है। और इस तरह से जाते वक्त जब 1398 में इसकी एंट्री होती है दिल्ली में, वापसी इसकी होती है 1 जनवरी 1399 को। और जाते समय ये खिज्र खां को इस पंजाब के क्षेत्र में मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर जो पड़ता है वहां का गवर्नर नियुक्त करता है। और बाद में यही खिज्र खान सैयद वंश की शुरुआत कर देगा। इस तरह से एक नए वंश का उदय हो जाएगा। हालांकि इस वंश में कुछ खास बहुत ज्यादा नहीं है, इस वंश के शासकों ने बहुत कुछ नहीं किया है, आगे दोनों वंश जो है लोधी वंश, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी हमें पढ़ना होगा इंपॉर्टेंट चीजें उसको हम देखेंगे जरूर। तो इस तरह से हमने तुगलक वंश को पूरी तरह से खत्म कर लिया, इसके डाउनफॉल को देख लिया हमने। गयासुद्दीन तुगलक को पढ़ा, एमबीटी को पढ़ा, एफएसटी की पूरी नीतियों को पढ़ा था पहले, और आज भी थोड़ी थोड़ी चर्चा कर ली डाउनफॉल में कि इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा। तो आप पॉइंट यहां से इंट्रो निकाल सकते हैं और पॉइंट कुछ बना सकते हैं। और इससे भी आप कोई जरूर, मैंने ऐसे
एमबीटी के समय क्या हुआ, एफएसटी के समय क्या हुआ, तैमूर के समय क्या हुआ। आप इससे अपने हिसाब से भी ज्यादा पॉइंट जनरेट कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है ना। तो उनको आप देखिए और इस वीडियो को देखिए, कुछ खुद भी पढ़िए और कुछ निष्कर्ष निकालकर आप चाहें तो और भी चीजों को इनसे निकाल सकते हैं, लिख भी सकते हैं और ऑब्जेक्टिव के लिए भी आप सवाल बना सकते हैं। जैसे पद वंशानुगत किसने बनाया सेना में, तो फिरोज शाह तुगलक। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अस्थाई सेना, दाग और हुलिया की शुरुआत करने वाला अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना। और इनको खत्म करने वाला फिरोज शाह तुगलक, शुरू करने वाला अलाउद्दीन खिलजी, खत्म करने वाला फिरोज शाह तुगलक। और एक बात और बता दूं, दाग और हुलिया जो था शुरू तो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, लेकिन इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया था गयासुद्दीन तुगलक ने, जो कि फाउंडर है तुगलक डायनेस्टी का, तुगलक वंश का। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो अब हम आगे जो देखेंगे दिल्ली सल्तनत में, हम देखेंगे सैयद वंश को, जिसकी स्थापना खिज्र खान ने की थी, और सैयद वंश खत्म करने के बाद लोधी वंश में बढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।